कुर्ता देख रहे हैं ना, ये लाल कुर्ता वही आईएससी युवा मंच के लोग पहनते थे और उसका खौफ ऐसा था पुलिस में कि अगर हम 50 हों तो पुलिस वाले 500 जमा हो जाते थे। उनको पता था अगर ये लाल कुर्ता वाले आ गए तो कुछ न कुछ हमारा नुकसान या परेशान हमको करेंगे, तो जोश कुछ ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात कि मुझे याद है जब हम पॉलिटिकल पार्टी बन गए थे और दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन हुआ था निर्भया का, तो जब निर्भया का आंदोलन हुआ तो उसमें चूंकि हम लोग लीड तो कर रहे थे, बाद में ये चर्चा हुई कि पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा नहीं लेगा, तो हमने कहा फिर कैसे करें। हमने आनन फानन में एक बॉडी बनाई, CYSS, छात्र युवा संघर्ष समिति, और जब वो निर्भया के आंदोलन में फिर उस आंदोलन को हम लोग लीड कर रहे थे, तो जब हम ये लॉन्च रख रहे थे CYSS का, तब कुछ वक्ता आए, उन्होंने बताया, योगेंद्र जी शायद मेरे ख्याल से उसमें आए और बताया उन्होंने कि आपके इस नाम को देखकर मैं इमोशनल हो गया, चूंकि जब जेपी का आंदोलन था तब हमने छात्र युवा संघर्ष वाहिनी बनाया था। तो CYSS जब वो बॉडी बनी, उन्होंने सभी बच्चों ने खूब दिल्ली में घूम घूम कर काम किया, लोगों को अवेयर किया, और आज ASAP बन रहा है और ASAP के सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। मैं मानता हूं कि आपकी संख्या बहुत बड़ी है, जगह छोटी थी, तो आप सब लोगों को ये लिमिट करना पड़ा कि आना किसको है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब ये ASAP संगठन बन रहा है तो ASAP केवल राजनीतिक प्राप्ति का मंच नहीं होना चाहिए। ये ASAP एक क्रिएटिविटी है ना, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करे, क्योंकि देश में दुविधा यह है कि नैरेटिव जो ऊपर बनाने वाले लोग हैं वो बहुत होशियार हैं, अपनी नैरेटिव पर देश को चर्चा कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और मैं राजनीति में हूं, और उसके बाद बहुत बड़े बैंकर ने एक व्यंग में कहा था कि राजनीति एक खेल है, चालाक खेलते हैं, मूर्ख पूरे दिन चर्चा करते हैं, तो उनको पता है कि चर्चा क्या करवाना है। तो उस चर्चा को रोकने के लिए आप सबको एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात हर गली कूचे में जाकर करना है, यह उद्देश्य होना चाहिए, मैं ये मानता हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आज ASAP को हम सब लोग लॉन्च कर रहे हैं और आप सभी छात्र यहां बैठे हैं, इस देश का दुर्भाग्य है कि टॉप 200 के लिस्ट में देश का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो यह मुद्दा बने, यह जिम्मेदारी ASAP की होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं, इसकी संख्या बड़ी करके दिल्ली नहीं पूरे देश में ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार। एक बार फिर से बोल दीजिए, भारत माता की इनकलाब। दोस्त जोश नहीं दिख रहा है, कैसे काम चलेगा? फिर से बोलो, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जहा जी। अभी मैं अगले वक्ता पंजाब से मंत्री अनमोल गगन जी मान को बुलाना चाहूँगा कि वो आकर सभी विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं को अपने संबोधित से प्रेरित करें। हमारे बहुत ही आदरणीय फॉर्मर आउटस्टैंडिंग एंड रेवोल्यूशनरी एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, पंजाब से हमारे MP साहब मीत हेर जी, MLA साहब जरनैल सिंह जी, सौरभ भारद्वाज जी जिन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ पे, और सोनिया मान जी स्टेज पे हैं, और जितने भी लोग बैठे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए और आप लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए। समय बहुत कम समय में बात करनी है, सो हम 2-3 बातें करेंगे बस। सो आप में से बहुत सारे हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है। मैं खुद हिस्ट्री की ग्रेजुएशन में मेरे पास हिस्ट्री सब्जेक्ट था। तो 2 क्रांतियों की हम बात करते हैं और उसमें यूथ के रोल की बात करते हैं। एक अमेरिका में 1776 में आई थी, और वहां पे जो फाउंडिंग फादर्स हैं अमेरिका में, जिन्होंने जेम्स मेडिसन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी एज हो रही होगी, जिन्होंने अमेरिका का संविधान लिखा, 25 साल। अलेक्जेंडर हैमिल्टन, अमेरिका के पहले खजांची,
फर्स्ट ट्रेजरी। कितनी एज रही होगी उनकी? 21 साल। अब दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है अमेरिका की, 44 साल के पहले प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने वहां पे। तो अब हम भारत देश की बात करते हैं। 3 नाम बताओ जिन्होंने क्रांति लेकर आई इंडिया में, भारत में, जिन्होंने क्रांति लेकर पूरे देश में जाकर अगर आप 3 नाम पूछो, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह की एज कितनी थी? 23 साल जब फांसी पे चढ़े। सुखदेव की एज कितनी थी? 23 साल। राजगुरु की एज कितनी थी? 22 साल। उधम सिंह की एज कितनी थी? 17 साल। यूथ है जो क्रांति लेकर आता है, यूथ है जो रेवोल्यूशन लेकर आता है। यूथ ने अमेरिका से लेकर भारत तक जो बदलाव आया है, चेंज आया है, क्योंकि यूथ में पैशन होता है, यूथ में कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, यूथ फ्रेश है, यूथ का अपने देश के लिए एक जज्बा होता है, प्योरिटी ऑफ थॉट्स होती है उनमें। तो हम पीछे क्यों हैं? भारत कितना टाइम हो गया, कितना समय निकल गया आजादी के बाद, पीछे क्यों है? क्योंकि आज पॉलिटिशियन 50+ जिनकी एज है उनको टारगेट कर रहा है, क्योंकि ये वोट देने जाता है। 50+ वाले वोट देने जाते हैं, 30-20+ वाले अंडर 40, 35 इनको लगता है ये तो वोट ही नहीं डालते, वोट देने की पावर यूज ही नहीं कर रहे। यही बात है कि हम वोट नहीं देते और यूथ की बात नहीं करता कोई भी। पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी इज द फर्स्ट पॉलिटिशियन जिन्होंने यूथ को आगे लेकर आए। उसके सबूत मैं अभी आपको दूंगी। पहला सबूत मैं खड़ी हूं, 29 साल की उम्र में मुझे यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया, पहली महिला। जेंडर बेस्ड नहीं पार्टी है, टैलेंट देखती है। पहली महिला बनी मैं 29 साल की उम्र में, यूथ की प्रधान पंजाब की। 32 साल की उम्र में मुझे मंत्री बना दिया गया, MLA बना दिया गया। दूसरा मैं सबूत देती हूं, मीत जी बैठे हैं, ये भी अंडर 35 है, MLA बने, मंत्री बने, अब MP हैं। कितने उदाहरण दें आपको? 70% पंजाब के जितने MLA हैं सभी यूथ हैं। सो अरविंद केजरीवाल जी ने यूथ को मौका दिया, रेवोल्यूशनरी आइडियाज को मौका दिया है। और हमारे यूथ में क्या, एक जॉन F कैनेडी, उन्होंने एक उदाहरण दी थी, वो भी अमेरिका से हुए हैं, कि ये मत देखो कि आपने देश आपके लिए क्या कर रहा है, ये देखो आप देश के लिए क्या कर सकते हो। सोशल मीडिया पे कमेंट करने से सिर्फ बात नहीं बनेगी, यूथ को इकट्ठा होने की जरूरत है, ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। सो अरविंद जी आगे, हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। जी आप संभालिए। धन्यवाद अनमोल गगन जी। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी पहुंच चुके हैं। मैं मंच पर बैठे सभी महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि वो ACF का लोगो का विमोचन करें। सभी अपने हाथ में ACF का लोगो लें और इसके विमोचन के लिए सभी साथी एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की वंदे। धन्यवाद। अभी मैं श्री अनुराग ढांडा जी जो नेशनल मीडिया इंचार्ज हैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा। सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं इंट्रोडक्शन थोड़ी सी शॉर्ट करते हुए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी
हम सबके प्रेरणा स्रोत यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम चाहते हैं कि वही गाइड करें स्टूडेंट्स को। आप सब लोग जो मंच पर विराजमान हैं और जो यंगस्टर्स सामने बैठे हुए हैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं बस 2 लाइन में अपनी बात को समेटता हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि हम कल परसों चर्चा कर रहे थे आपस में, तो हमें पता लगा कि 50,000 से ज्यादा कॉलेज पूरे देश में हैं और उसमें से मुश्किल से 5% कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां पे चुनाव होता है। उसके अलावा 95% में चुनाव नहीं होता है। तो क्या कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 95% कॉलेजेस में नहीं होना चाहिए? स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सोशल वर्क से अपने आप को जोड़ना, देश से अपने आप को जोड़ना, देश की डेमोक्रेसी को समझना, ताकि आगे चल के हम अच्छे नागरिक बन सकें और डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूट कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि एसेप जो आज एक नई शुरुआत हुई है, वो इन सारे मकसद को कामयाब करने के लिए पूरी मेहनत करेगी और उन लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करेंगे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद अनुराग ढांडा जी। अभी मैं अगले वक्ता श्री सौरभ भारद्वाज जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि ना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बल्कि आईपी यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के, हरियाणा के कॉलेजों के और गुजरात के कॉलेज से भी यहाँ पे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको जितना सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करें दिल्ली में और अन्य राज्यों के अंदर, ताकि एक स्टूडेंट्स का ऐसा प्लेटफॉर्म फोरम तैयार हो जहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में जो भी देशभक्ति की भावना है, देश के लिए समाज के लिए कुछ करने की भावना है, उसको, उस एनर्जी को, उस रॉ एनर्जी को हम लोग चैनलाइज कर सकें। आप लोग आगे रहेंगे इसके अंदर, हम लोग आपकी मदद के लिए पीछे रहेंगे। कोशिश ये है कि स्टूडेंट्स जो है इसका पूरा का पूरा नेतृत्व करें और अपनी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं। और इसीलिए हमने स्टूडेंट्स ही लोगों को चुना है कि वो ही इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को एंकर करें। तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी कि ये हमारे पार्टी के कन्वेंशनल प्रोग्राम से थोड़ा अलग है, बिकॉज हमने ये जिम्मेदारी भी स्टूडेंट्स को दी कि भाई कैसे स्टेज मैनेज होगा, क्या एंकरिंग किस तरह से करेंगे, क्या ऑर्डर होगा। तो इसके अंदर जो रॉनेस है इस प्रोग्राम के अंदर, वो इसलिए है कि हमने स्टूडेंट्स की एनर्जी को, रॉ एनर्जी को इसमें चैनलाइज करने की कोशिश की है। हमारे मीडिया के बहुत सारे बंधु इसके अंदर आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सौरभ जी। मैं अभी अगले वक्ता पंजाब से सांसद मीत हेयर जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। नमस्कार सभी साथियों को। हमारे देश के और हमारे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी और सारी लीडरशिप जो स्टेज पर विराजमान और मेरे सामने जो मेरे युवा साथी बैठे हैं, आज ASAP एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि जैसे इसका नाम है, आज भी मैं अनुराग भाई से आते हम बात कर रहे थे कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, जितने आज आप मेरे सामने साथी बैठे हैं इस बात से सहमत होंगे कि हमारे देश की जो पॉलिटिक्स, जो कॉम्प्रोमाइज, जो सेटलमेंट की पॉलिटिक्स, कि मैं आऊँगा मुझे मत कुछ कहना, जब आप आएंगे तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, अगर उस पॉलिटिक्स के अगेंस्ट किसी ने कोई अल्टरनेटिव दिया और लकीर खींचकर पॉलिटिक्स की, तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने पूरे देश में एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत की, जो बाई भतीजाबाद की पॉलिटिक्स थी कि जी मंत्री का बेटा MLA बनेगा, मंत्री का बेटा चेयरमैन बनेगा, उसको खत्म किया। और उसकी सबसे बड़ी उदाहरण, जैसे अनमोल ने कहा, मैं, अनमोल और मेरे जैसे कितने ही दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में युवा हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जिनको मौका दिया और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंचे। तो आप जितने युवा यहाँ मौजूद है, जितने उपस्थित है, जितने सुन रहे हैं, मैं आप सभी से कहूंगा कि जैसे अनुराग भाई ने कहा, जरूरी नहीं कि हमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना है, MLA बनना है, MC बनना है, MP बनना है। आज सबसे बड़ी जरूरत है कि युवा देश का
पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले, क्योंकि आज बहुत से युवा कह देते हैं कि जी हमें क्या लेना, हमें तो अपनी पढ़ाई करनी है, उसके बाद नौकरी करनी है। लेकिन सुबह से शाम तक जे लाइट चल रही है, जे लाइट किस रेट पड़ेगी, ये डिसाइड पॉलिटिक्स करती है। आप कितनी फीस भरेंगे, कैसी आपको पढ़ाई मिलेगी देश में, ये सारा कुछ पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। आपको नौकरी मेरिट पे मिलेगी नहीं मिलेगी, सारा कुछ पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। अगर सारा कुछ हमारा फ्यूचर, हमारा देश कैसे चलेगा, पॉलिटिक्स डिसाइड करती है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी हमें कोई मतलब नहीं। तो आम आदमी पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है, एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स का हमें प्लेटफॉर्म मिला है। तो मुझे लगता है कि जितने देश के युवा हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे ये युवा देश है और देश किस दिशा में जाएगा ये युवा डिसाइड करेगा, तो मुझे लगता है कि इससे कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। हम सभी मिलके काम करेंगे और देश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। सो मैं इन्हीं शब्दों से सभी का धन्यवाद करता हूं और आज नए जो हमारा स्टूडेंट विंग लॉन्च हो रहा है, इसके आप सभी को बधाई देता हूं। थैंक यू। धन्यवाद मीत हेयर जी। अभी मैं अगले वक्ता अवध ओझा जी, शिक्षा जगत की क्रांति लाने वाले, को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाएं। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। अल्टरनेट एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, एक बड़ी प्यारी कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको बहुतायत में, मतलब मेजॉरिटी में लोग नहीं समझ पाते हैं। डेमोक्रेसी दुनिया का इतना नोबल प्रिंसिपल है कि अगर डेमोक्रेसी शब्द का मतलब देश की मेजॉरिटी जनता समझ जाए, सिर्फ उस शब्द का मतलब कि डेमोक्रेसी शब्द का मतलब क्या है। फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, गांधी जी का इतना बड़ा रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल में, लड़ाई करते हुए वो कहीं नहीं दिख रहे। बड़े सारे लोग इस बात का सवाल करते हैं कि भाई गांधी जी कहां लड़ रहे थे। लड़ाई से बड़ा काम जो उन्होंने किया वो था अवेकनिंग और अवेयरनेस का काम। आज इस देश को जो सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी, कि इस देश की जनता ये समझे, ये जाने कि इस देश का पूरा शासन, सत्ता सब उसके हाथ में है। और डेमोक्रेसी में उसे सरकार से मांगना क्या है, लेना क्या है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और उसने एक इतना बड़ा काम किया, एक इतना बड़ा मुद्दा उठाया जो शायद मुझे लगता है इस देश के हर व्यक्ति की जरूरत थी और है भी। या तो नेचुरल रिसोर्स होता है कंट्री के पास या ह्यूमन रिसोर्स। और हमारी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जो सबसे बड़ा काम किया, जिसकी चर्चा लगभग सारे देश, पूरी दुनिया में हो रही है, हमारे माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी सिसोदिया जी बैठे हुए हैं, एजुकेशन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। दो काम दिल्ली में, एक एजुकेशन, एक हेल्थ। इन दोनों काम को दिल्ली गवर्नमेंट ने इतना जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया, जिसका मेन उद्देश्य था कि ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रांग बनाया जाए। जापान एक कंट्री है जिसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, उसने सिर्फ एक काम किया, ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत किया, और आज जापान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। तो ये ASAP जो बनी है, उसके पीछे जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य, कि इस देश की जनता को इस बात का एहसास दिलाना है कि आप शासक हैं और आपको सरकार से किन चीजों की मांग करनी है, क्या चाहिए आपको। स्टूडेंट राजनीति इतनी अहम राजनीति है मॉडर्न वर्ल्ड में, एक पूरी कंट्री बना दी। एक नाम शायद आपने सुना होगा, माज़नी, बहुत फेमस नाम है इटली के इतिहास में। मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि 1850 के बाद इटली एक नेशन बनेगा, लेकिन माज़नी एक कॉन्सेप्ट लेकर आया, यंग इटली मूवमेंट, डाउन फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट को समझाएंगे सारी बातों को कि ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा एजेंडा है, और स्टूडेंट उस उद्देश्य को जनता को समझाएंगे।
इसी यंग इटली मूवमेंट से भारत में एक मूवमेंट हुआ, यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो, यंग टर्की मूवमेंट। इन सारे मूवमेंट का एक ही उद्देश्य था कि स्टूडेंट को देश की राजनीति से सक्रिय तौर पर जोड़ा जाए और देश की जनता को जागृत किया जाए। मैं आशा करता हूं कि एएसएपी भारत के इतिहास में इसी भूमिका को अदा करेगी और इस देश की जनता को जागृत कर प्रजातंत्र को मजबूत करेगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अवध ओझा जी, जिन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में विद्यार्थियों को शिक्षा क्रांति के बारे में ओतप्रेत किया। अभी मैं अगले वक्ता दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, जो पंजाब के प्रभारी हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाएं। भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे सबके लोकप्रिय लीडर अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम, मैं कहूँगा हम सब टीम केजरीवाल हैं। यहाँ इस सभा में विशेष रूप से उपस्थित देश के अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से आए हुए स्टूडेंट्स, ये बहुत सुनहरा मौका है कि आज आम आदमी पार्टी एक नई सोच के साथ, एक नए विजन के साथ अपना स्टूडेंट विंग लॉन्च कर रही है एएसएपी के नाम से। इसमें एएसएपी में दो बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। अगर इसके पूरे नाम को देखो तो इसमें अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। मकसद साफ है कि आम आदमी पार्टी जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करने आई है, हमारा स्टूडेंट विंग भी वही करेगा, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करेगा। उसका जिक्र मुझसे पहले कई सारे साथियों ने किया, लेकिन उसके पूरे नाम में जो है एएसएपी, ये युवाओं का बड़ा प्रिय शब्द है, यूथ का। और थोड़ा सा डिस्टेंस से देखो तो आज देश में जो भी पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है, जो भी सुधारों की जरूरत है, जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म की जरूरत है, जहां भी खड़ो के आप देखो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की जरूरत है, वो है तो एएसएपी। वी आर लेट, हम लेट हो गए हैं, बहुत सारी चीजों में लेट हो गए हैं। अरविंद जी हमेशा कहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया कि आजादी के 75 साल तक किसी एक राज्य में एक भी सरकार ऐसी नहीं हुई, एक भी टर्म के लिए, जो केवल और केवल अपने आप को एजुकेशन में झोंक दे। एएसएपी, लेट हो गए। तो एएसएपी का नाम सिर्फ हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए हमेशा सोचने के लिए मजबूर करता रहेगा। लेकिन जब जब हम इस नाम को सोचेंगे, और खासतौर से मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं, ये आपको बताएगा कि समय नहीं है, और समय वाकई नहीं है। एक ऐसे समय में जब दुनिया की बहुत सारे कंट्रीज, दुनिया के बहुत सारे देशों में आज नर्सरी केजी के बच्चों को एआई के माध्यम से 1-to-1 मार्किंग करके उनकी ग्रोथ देखी जा रही है, वैसे में हम, और बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आप स्टूडेंट्स हैं आज के दौर में, अभी थोड़े दिन पहले स्कूल से निकल के आए होंगे अधिकतर लोग। मैं कह रहा हूं कि जिस समय दुनिया के बहुत सारे देशों में नर्सरी केजी तक की क्लास में लोग एआई से 1-to-1 स्टूडेंट्स की मैपिंग और मार्किंग कर रहे हैं, वो क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, क्या नहीं सीख पा रहा है, क्या नहीं समझा पा रहे हैं हम उसको, उसकी ग्रोथ में कहां कमी रह जा रही है, 1-to-1 मार्किंग कर ले रहे हैं। वैसे में हम इंडिया में आजादी के 75 साल, 4 साल पहले हम मना चुके, उसमें उस समय में 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को स्कूलों में कंप्यूटर रख के बोल रहे हैं, जाके पूछो कि क्या सिखा रहे हैं, कि टाइपिंग सिखा रहे हैं, कंट्रोल वी और कंट्रोल सी सिखा रहे हैं। अभी तो समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं? तो देर हो चुकी है बहुत। एएसएपी, ये नाम हमको हमेशा याद दिलाएगा कि हमारे पास लीजर टाइम नहीं है, क्रांति करनी है। और क्रांति मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की अभी तक की जर्नी में एक जो अचीवमेंट आम आदमी पार्टी की हुई है, जो आप सब लोगों के सहयोग से, जो साथी इधर खड़े हैं और जो मंच पे बैठे हैं, सबके सहयोग से, कि आम आदमी पार्टी इस देश में ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का एक नाम बन गई है। आज आप देश में शिक्षा की बात करो तो आम आदमी पार्टी का नाम आता है, आम आदमी पार्टी की बात करो तो शिक्षा का नाम आता है। ये एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स हमने दी है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आप सब लोग, जो खासतौर से स्टूडेंट लीडरशिप के हमारे लोग हैं, वो एएसएपी को उसी दिशा में लेके जाएंगे।
निश्चित रूप से जैसा अनुराग ने कहा, एक विजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एएसएपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने वाले स्टूडेंट्स का एक विंग नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ने की हम बात करेंगे तो देश के 50,000 कॉलेजेस में से 8 करोड़ बच्चे पूरे आफ्टर स्कूल जो एजुकेशन देश में है, उसमें डिग्री, डिप्लोमा, ये सब लगा लो, लगभग 8 करोड़ बच्चे हैं, 8 करोड़ स्टूडेंट्स हैं आप लोग। 8 करोड़ स्टूडेंट्स में 50,000 अगर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में मान लीजिए, केवल 5% में चुनाव लड़ने का काम होता है। वो तो लड़ेंगे ही, उसको नकारेंगे नहीं। मैं चाहूंगा कि एक दिन हर उस यूनिवर्सिटी से जहां चुनाव होता है, आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग का, एएसएपी का अध्यक्ष जीत के आए, सेक्रेटरी जीत के आए, वहां से टीम्स जीत के आए, वो भी करेंगे। लेकिन जहां चुनाव लड़ेंगे और जहां चुनाव नहीं भी होता है, वहां भी हम अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे और खासतौर से एजुकेशन रिफॉर्म की बात करेंगे। अनुराग ने बहुत अच्छे से मार्क किया, हम हर स्टूडेंट को, बात यह नहीं है कि जिसने पीली टी शर्ट पहन ली और जिसने कह दिया कि मैं एसीपी का मेंबर हूं, वो ही केवल और केवल ये करेगा। 8 करोड़ स्टूडेंट्स को, वैसे तो पूरे देश में अगर स्कूल और कॉलेज के लगा के देखेंगे तो 31 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, पर 8 करोड़ खासतौर से कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को, हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को, 8 करोड़ स्टूडेंट्स को सोसाइटी के साथ सीधे कनेक्ट करना है, देश के साथ सीधे कनेक्ट करना है, एक एक के अंदर कूट कूट के देशभक्ति की भावना भरनी है। ये एएसएपी का काम है, ये काम आपके ऊपर है। आम आदमी पार्टी की पूरे लीडरशिप आपको इस रूप में देखेगी कि ये हमारा वो विंग है जो 8 करोड़ स्टूडेंट्स के बीच देशभक्ति की भावना, उनको देशभक्ति के काम में लगाने का काम करेगा। ये नंबर 2। और नंबर 3 जो विषय हमारे और यहां बैठे हुए सब लीडर्स के बहुत करीब है, एजुकेशन रिफॉर्म। हम सब लोग पार्टी के लेवल पर जहां जहां सरकारों में मौका मिलता है एजुकेशन रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टियों और सरकारों का एजुकेशन रिफॉर्म की एक लिमिट है। असली रिफॉर्म आएगा आपके बीच से। आप सब वहीं हैंड्स ऑन कॉलेज में खड़े हुए लोग हो, आपको वहां खड़े होकर देखना पड़ेगा, और आप सब लोग हमसे ज्यादा हाईटेक हो, टेक्नोलॉजी सेवी हो। आपको यह देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को लेकर क्या कमी रह जा रही है एजुकेशन में। जैसा मैंने एक सिंपल उदाहरण दिया कि यहां धरती पे वो भी देश हैं जहां नर्सरी केजी में आज एआई की बात हो रही है, और वहीं हमारे जहां अभी 11वीं और 12वीं में केवल टाइपराइटर चलाना सिखाया जा रहा है, व्हाट्सएप खोल के, उसका वर्ड प्रोसेसर खोल के। तो इस सब को आपको आवाज उठाना पड़ेगा। आज नई एज का मैथमेटिक्स, नई एज की साइंस, नई एज की सोशल साइंस, नई एज के यूनिवर्सिटीज में लैंग्वेज पढ़ाने के क्या तौर तरीके दुनिया में अपने जा रहे हैं। आज बॉस्टन की किसी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाया जा रहा है, वो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, वो छत्तीसगढ़ की किसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। वो जो रिसर्च वहां पे किसी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुई है, जापान की किसी यूनिवर्सिटी में हुई है पढ़ाने के नए तौर तरीकों पे, कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने के नए तौर तरीकों पे, वो गुजरात की यूनिवर्सिटी में और पंजाब की यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ये आवाज आपसे उठ के आनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि वो आपके बीच से उठ के आए। वो आप उठ के आएगी, फिर आम आदमी पार्टी भी फोर्स होगी, कांग्रेस और बीजेपी, अकाली वकाली सब फोर्स होंगे कि वो भी उसकी बात करेंगे। आप इस देश में एजुकेशन रिफॉर्म की पॉलिटिक्स करेंगे। एजुकेशन रिफॉर्म क्या चाहिए वो कॉलेज का खड़ा हुआ लड़का लड़की बताएगा क्या चाहिए हमें। आज अगर अमेरिका अपने बच्चों को इस स्टाइल में पढ़ा सकता है, यूएस इस स्टाइल में पढ़ा सकता है, उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं। इस पे आपको बात रखने की जरूरत पड़ेगी। तो एजुकेशन रिफॉर्म का चेहरा बनेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म का ब्रेन बनेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म की आवाज बनेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं, बहुत जरूरतें हैं और इस देश के 31 करोड़ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे आप, और 140 करोड़ लोग, और जिस दिन आप ये सब करने लगेंगे आप यकीन मानिए इस देश के 140 करोड़ लोग आपकी तरफ उम्मीद से देखेंगे, आपके ऊपर भरोसे से देखेंगे। इसलिए एएसएपी लॉन्च कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम एक पार्टी हैं, एक स्टूडेंट विंग होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि बाकी पार्टियों के विंग चुनाव लड़ते हैं हमें चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करनी है, अभी तक की है, आगे भी करेंगे। स्टूडेंट विंग में भी यही होना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स को जो इसके फ्लैग बेरर बनने वाले, और वो पूरी टीम जो इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके यहाँ खड़ी हुई है, इसको यहाँ तक लेके आई है, उसको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। शिक्षा का नाम लेंगे तो आम आदमी पार्टी का नाम आएगा, और आम आदमी पार्टी का नाम लेंगे तो शिक्षा का नाम आएगा। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में एएसएपी का मोटो जो मनीष जी ने बताया बहुत ही तारीफ काबिल है। अभी मैं अगले वक्ता
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। भारत माता की। आज यहाँ पे आए हुए मेरे सभी युवा साथियों को मेरा नमस्कार। आप लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में आज आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बताया गया कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, हरियाणा से, पंजाब यूनिवर्सिटी से और भी कई जगह से, गुजरात से कई युवा साथी, कई स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। आप सब लोगों का आज यहाँ पे स्वागत है और मुझे बेहद खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी का ये स्टूडेंट विंग लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है ASAP, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या है और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स क्या है? आज हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी भी देश के सामने किसी भी वक्त समस्याएं तो होती हैं, लेकिन जिस किस्म की समस्याएं आज हमारे देश के सामने हैं, बेसिक समस्याएं हैं, खाने को नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कोई बीमार हो जाए तो इलाज नहीं है। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अस्पताल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सड़कें नहीं है, बेरोजगारी है। खुश कौन है? कोई नहीं है। स्टूडेंट्स दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, चारों तरफ बुरा हाल है। और क्यों? उन सारे समस्याओं की जड़ एक ही है और वो है आज की राजनीति, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियों की जो राजनीति है, जो 75 साल से चली आ रही है, जो एक ही ढर्रे पे चली आ रही है, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो 75 साल से चली आ रही है, ये आज हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है। अभी किसी वक्ता ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जिंदगी के हर मुद्दे को राजनीति टच करती है। कई बच्चों से बात करो, या मिडिल क्लास के लोगों से बात करो, वो कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। यू ब्लडी वेल यू शुड हैव समथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ये जो बिजली आ रही है, ये भी राजनीति की वजह से आती है। जब आम आदमी पार्टी की 10 साल दिल्ली में सरकार थी तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी। आज दिल्ली में पावर कट लगने लगे हैं, तो आपके घर में बिजली आएगी कि नहीं आएगी, इसमें भी राजनीति है। आपको सस्ती बिजली मिलेगी कि महंगी बिजली मिलेगी, इसमें भी राजनीति है। आपको नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें भी राजनीति है। आपको प्राइवेट नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में राजनीति है। यू कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। आपको राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, राजनीति में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, राजनीति में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और आज जिस ढर्रे की राजनीति चल रही है, 75 साल से हमारे देश में चल रही है, इसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। और यही आज की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है। आम आदमी पार्टी ने 10 साल दिल्ली में राज किया और अब पंजाब में हमारी सरकार है। दिल्ली में जिस तरह का काम हमने किया और जिस तरह की राजनीति हमने की, उसे ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। हम कहते हैं स्कूल बनने चाहिए, ये लोग कहते हैं अच्छे स्कूल नहीं होने चाहिए। हम कहते हैं लोगों को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। हमने शानदार स्कूल बनाए 10 साल में दिल्ली के अंदर, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। 10 साल तक प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। इनकी सरकार आई 3 महीने नहीं हुए अभी बीजेपी की सरकार आए हुए, इन्होंने सरकारी स्कूलों का वापस बेड़ा गर्क। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बच्चे लिख रहे हैं कि पेरेंट्स लिख रहे हैं, एसओएससी के स्कूलों को बर्बाद करने, जो स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के जो सबसे शानदार स्कूल होते थे, उनको बर्बाद करना चालू कर दिया।
क्यों? क्योंकि ये उनकी राजनीति का हिस्सा नहीं है। वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं उसका हिस्सा नहीं है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। हमारे 10 साल के अंदर जब दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमने शिक्षा माफिया को कंट्रोल करके रखा, शिक्षा माफिया को ध्वस्त कर दिया दिल्ली के अंदर। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी धमकियां आई, बड़ा हिम्मत दिखानी पड़ी शिक्षा माफिया के खिलाफ। ये शिक्षा माफिया बड़े बड़े स्कूल, ये छोटे लोग नहीं है जो बड़े बड़े स्कूलों के मालिक हैं, उन लोगों का सामना किया हमने। 10 साल तक प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। अभी 3 महीने नहीं हुए दिल्ली के अंदर इनकी सरकार बने हुए और फीस, सारे प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। बच्चों के पैर बाउंसर लगा दिए, जो फीस नहीं देगा उनके बच्चों को स्कूल में नहीं आने दे। ये इनकी राजनीति है, ये मेन स्ट्रीम राजनीति है। मेन स्ट्रीम राजनीति वो है जिसमें शिक्षा माफिया का राज होगा। मेन स्ट्रीम राजनीति वो है जिसमें शिक्षा माफिया आपके बच्चों को स्कूलों के अंदर नहीं घुसने देगा। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स वो है जिसमें गरीब और अमीर के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलेगी, चाहे उसके पिताजी के पास पैसे हो चाहे। हमने 10 साल दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी। ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। इनकी सरकार आते ही दिल्ली में 3-3, 4-4 घंटे के पावर कट लगने लगे। पहले हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनकी भी बिजली कंपनियों से साठगांठ थी। हमने आके बिजली कंपनियों को सीधा कर दिया, ठीक कर दिया, उनको उनकी मनमर्जी बंद कर दी। जैसे ही हमारी सरकार गई 3 महीने के अंदर बिजली कंपनियों का फिर से नौटंकी चालू हो गई। फिर से 3-3, 4-4, 8-8 घंटे के पावर कट उनकी ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स आज देश की सभी समस्याओं की जड़ है। 24 घंटे केवल और केवल एक तरफ पूरी दुनिया एआई की बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, और ये लोग 24 घंटे केवल आपके बच्चों को हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बस यही सिखाते हैं। इनके बच्चे जाके विदेश में पढ़ते हैं। इनका कोई नेता उठा के देख लो इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, सारे इनके बच्चे दे जाके विदेशों में पढ़ते हैं। आपके बच्चे के हाथ में डंडा देके ये मस्जिदों के सामने भेज के और हिंदू मुसलमान कराते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, ये बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। ये आम आदमी पार्टी की ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। देश को लूटना, सरकारी पैसे को जम के लूटना। अभी इन्होंने एक सड़क बनाई है दिल्ली के अंदर 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर की सड़क पे 250 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने सारा सामान, सारा देश उठा के अपने एक दोस्त को दे दिया। एयरपोर्ट भी दे दिए, रेलवे स्टेशन भी दे दिए, ऊपर आसमान भी दे दिया, पाताल भी दे दिया, जमीन भी दे दी, माइंस भी दे दी, पता नहीं क्या क्या दे दिया उसको। जम के भ्रष्टाचार करना, चाहिए ये पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। और एक एक पैसे को बचा के जनता के भले के लिए इस्तेमाल करना, ईमानदारी से सरकार चलाना, उसको ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। हमारी पार्टी बनी थी उसके पहले कहते थे ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़े जा सकते, चुनावों में तो 2 नंबर का पैसा इस्तेमाल करना ही पड़ता है। हमारी पार्टी ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत के दिखाया। बेईमानी से चुनाव लड़ना, हिंसा से चुनाव लड़ना, गुंडागर्दी से चुनाव लड़ना, गलत वोट ऐड करवाना, ठीक लोगों के वोट कटवाना, वोटर लिस्ट से छेड़खानी करना, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। और ईमानदारी से लोगों का दिल जीत के चुनाव जीतना, ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। जो आपके खिलाफ बोले उसको पकड़ के जेल में डालना, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। और लोगों को विरोधी विचारधारा को अपना पक्ष रखने की आजादी देना, ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। गुंडागर्दी करना, गालियां देना, हिंसा करना, डराना, धमकाना, ये इनकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। और इस देश का विकास करके ऊंचाइयों पे ले जाना, ये हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। एक बच्चा जब कॉलेज में एडमिशन लेता है, मैं
सोच रहा था 16 साल का 17 साल का बच्चा कॉलेज में जाता है, वो आइडियलिज्म से भरा होता है, वो कुछ करना चाहता है देश के लिए, समाज के लिए, और वहां जब जाता है तो वहां स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखता है, गुंडागर्दी, मारकाट, और वो उसी का हिस्सा बन जाता है। कई बच्चे उसी का हिस्सा बन जाते हैं। इसे खत्म करना है हमें। एक इस किस्म की ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स तैयार करनी है। बच्चों के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स केवल चुनाव लड़ने की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़ना तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होना चाहिए। जैसा भी बताया गया, केवल 5% कॉलेजेस के अंदर देश में चुनाव होते हैं, बाकी जगह चुनाव नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स के ढेर सारे ग्रुप्स बनाए जाएंगे, डिस्कशन ग्रुप्स बनाए जाएंगे, सोशल ग्रुप्स बनाए जाएंगे, कल्चरल ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को सोशल कल्चरल एक्टिविटीज करने के लिए, समाज के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं एसेप के जरिए देश के हर कॉलेज के अंदर इस तरह का माहौल तैयार किया जाएगा। लोगों को ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा। और हमारी उम्मीद है एक ऐसा समय आएगा जब आज जो पार्टियां मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रही हैं, इस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को हटा के आम आदमी पार्टी की जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है, ये देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स बनेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और एसेप के जरिए पूरे देश के अंदर एक नई जनरेशन, पूरी की पूरी एक नई जनरेशन तैयार की जाएगी जो देश के लिए काम करेगी। राजनीति की परिभाषा बदलेगी। आज जैसा मैंने शुरू में कहा था, किसी भी बच्चे से पूछो, मिडिल क्लास वाले से पूछो, वो कहेगा आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इतना गंदा शब्द हो गया, इसको सही बनाया जाएगा। जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की मैंने बात की, जो विकास के लिए, देश के लिए प्यार और मोहब्बत की पॉलिटिक्स, उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स बनाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एक ऐसी जनरेशन तैयार की जाएगी पूरे देश के अंदर जो देश के लिए काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद अरविंद जी। बहुत बहुत आप सब लोगों का आभार कि आप सब लोग यहाँ पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।